वेलकम बैक स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्टिव माइंड में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट ए फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के टॉपिक को किया था। आज हमारा पार्ट बी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में ह्यूमन डेवलपमेंट को हमें इंडिया के रेफरेंस में देखना है। तो प्रीवियस वीडियो में जो हमने फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन डेवलपमेंट के सेगमेंट को जो करा था, उसमें हमने क्या बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट या डेवलपमेंट का मतलब पहले क्या लिया जाता था, और लेट 80s और अर्ली 90s में अमर्त्य सेन और महबूबुल हक ने डेवलपमेंट के डेफिनेशन को कैसे ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में रखा और कैसे डेवलपमेंट को ह्यूमन प्रोग्रेस, ह्यूमन के चॉइसेस, ह्यूमन के आप बोल सकते हैं लिबर्टी या ह्यूमन के अदर एस्पेक्ट्स को और ज़्यादा क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट से जोड़ा। अगर आप इस चैप्टर में अगर आप शुरू के अगर आप देखेंगे, इसमें एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है और इस स्टोरी के माध्यम से क्या बताया गया है कि कैसे एक शहर और गांव में किस प्रकार की सुविधाएं होती हैं और किस प्रकार उन सुविधाओं के आधार पे हम लोग डेवलपमेंट को देखते हैं कि डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन या जो कंसेप्ट पहले माना जाता था यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट, इट इज़ बिलीव्ड दैट डेवलपमेंट इज़ अ फ्रीडम। डेवलपमेंट क्या है? एक फ्रीडम है विच इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद मॉडर्नाइजेशन, लेजर, कंफर्ट, एफ्लुएंस। In the present context, कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटी का बहुत डेवलप होना, मेडिकल फैसिलिटीज़ का डेवलप होना, सेफ्टी सिक्योरिटीज़ कंडीशंस का और बेहतर होना, ये सभी डेवलपमेंट के पर्याय या डेवलपमेंट के सिंबल्स माने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ध्यान देना है कि डेवलपमेंट का जो व्यू है, जो हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जिसे डेवलपमेंट का एक मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस से माना गया है, डेवलपमेंट के इसी व्यू को हम लोग वेस्टर्न व्यू या यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। यूरोसेंट्रिक व्यू डेवलपमेंट के मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस पे, कोई कंट्री कितना ग्रो कर रही है, उसके पास जीडीपी कितना बड़ा है, उसके पास रोड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी फैसिलिटीज़ है या नहीं है, भले उस कंट्री में लोगों का डेवलपमेंट हुआ हो या ना हुआ। अर्थात डेवलपमेंट का जो यूरोसेंट्रिक व्यू है वो डेवलपमेंट के सेंटर में ह्यूमन को नहीं मानता है और वो मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस को डेवलपमेंट से कनेक्ट करता है। चलिए अगले स्लाइड में देखें। अगले स्लाइड में यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडिया की बात करें तो इंडिया कभी ब्रिटेन के कॉलोनियल, आप बोल सकते हैं कॉलोनियल पावर में था, है ना। तो यहाँ पे जो भी कंट्री इंडिया लाइक, जो आप बोल सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंडिया जैसे और भी जो कंट्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, जो आज़ाद हुए हैं पोस्ट बोल सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, लाइक, ठीक है। तो वहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि इंडिया में कोलोनाइजेशन, मार्जिनाइजेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड रीजनल डिस्पैरिटी, ये भी डेवलपमेंट का एक अदर ये दिखाता है। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो कंट्री आज़ाद हुए, जो कंट्री इंडिपेंडेंट हुए हैं और इंडिया उनमें से एक है ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन मार्जिनलाइज है। एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन नामक प्रैक्टिस या बैड प्रैक्टिस को वो क्या करना पड़ रहा है, वहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। वहाँ पे कई प्रकार के रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं। रीजनल डिस्पैरिटीज़ का मतलब क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ है और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इन सब मुद्दों या इन सब इश्यूज़ को भी डेवलपमेंट के तहत शामिल किया जाना चाहिए। आगे देखिए लिखा हुआ है, दस फॉर इंडिया डेवलपमेंट इज अ मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो इंडिया के लिए डेवलपमेंट के कई सारे मायने हैं, कई अलग अलग मायने हैं और उसमें अलग अलग इश्यूज भी आते हैं। तो मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज नेग्लेक्ट एंड डेप्रीवेशन। नेग्लेक्ट और डेप्रीवेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट हुआ, क्या उस डेवलपमेंट में सभी लोग इंक्लूड हैं, क्या सभी लोगों के पास मिनिमम बेसिक चीज़ें हैं। तो नेग्लेक्ट का मतलब उस डेवलपमेंट में भी बहुत सारे लोगों को नकारा गया, बहुत सारे लोगों को उसकी सुविधाएं नहीं मिली। डेप्रीवेशन का मतलब क्या होता है? वंचना, अर्थात बहुत सारे लोगों के पास बेसिक सुविधाएं नहीं है ना, ये चीज़ है। देर आर अ फ्यू एरियाज लाइक द मेट्रोपॉलिटन सेंटर, जो मैंने बताया कि कुछ एरिया ऐसे हैं जो मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दिखती है और सिर्फ उस जगह में उस जगह पे फैसिलिटीज़ के आधार पे हम डेवलपमेंट को ये नहीं मान सकते कि इंडिया के अगर 4 मेट्रोपॉलिटन है या और भी अलग अलग मेट्रोपॉलिटन है ना, तो उन मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में अगर प्रॉपरली डेवलपमेंट हुआ तो इंडिया का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन उस एरिया में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उसके आसपास का जो भी रूरल एरियाज़ है, जो भी सेमी रूरल एरियाज़ है, जो भी क्वासी रूरल एरियाज़ है, क्या
उन एरियाज़ का भी उस मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ की तुलना में डेवलपमेंट या मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के जैसा डेवलपमेंट हुआ है, क्या उन एरियाज़ का भी वैसा डेवलपमेंट हुआ है, इन बातों को यहाँ पे देखना है। देयर आर अ फ्यू एरियाज लाइक मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स एंड अदर डेवलप्ड इनक्लेव्स दैट हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल टू अ स्मॉल सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। मेट्रोपॉलिटन एरिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है, लेकिन फिर भी मेट्रोपॉलिटन एरिया को छोड़ दे, इंडिया का वैसा एरिया जो मेट्रोपॉलिटन एरिया के बियॉन्ड है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन वहाँ है और वहाँ पे बहुत ही कम लोगों को फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसी फैसिलिटी हम मेट्रोपॉलिटन एरिया में देखते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी सभी लोगों को सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। एट द अदर एक्सट्रीम देख सकते हैं लार्ज रूरल एरियाज एंड द स्लम्स इन द अर्बन एरियाज दैट डू नॉट हैव बेसिक एम्यूनिटीज लाइक पोटेबल वाटर, एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। और मेजोरिटी ऑफ दिस पॉपुलेशन, यहाँ पे बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है उनको बेसिक कम्युनिटीज़ लाइक आप बोल सकते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इट इज़ अ वेल इस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट मेजोरिटी ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, पुअर फार्मर्स एंड स्लम ड्वेलर्स आर द मोस्ट मार्जिनलाइज लॉट। अब देखिए ये जो कैटेगरी यहाँ पे बताई गई लोगों की, SC ST, लैंडलेस एग्रीकल्चरल फार्मर्स का मतलब होगा वैसे किसान जिनके पास ज़मीन तक नहीं है, जो गरीब फार्मर्स है, जो स्लम में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज है। मार्जिनलाइज का मतलब क्या है कि हमने डेवलपमेंट में उन लोगों को नकार दिया, उन लोगों को किनारे भेज दिया, हास्यकरण हिंदी में कहते हैं, उन लोगों को हमने साइड में भेज दिया, अर्थात डेवलपमेंट में उन लोगों को हमने सेंटर में नहीं रखा या फिर उन लोगों के लिए हमने डेवलपमेंट नहीं किया है। अ लार्ज सेगमेंट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज द वर्स्ट सफरर्स। अब देखिए इसमें भी जो फीमेल की हालत है, ओवरऑल डेवलपमेंट रूरल एरियाज में बहुत कम दिखता है, लेकिन उसमें भी जो फीमेल की हालत है, उसमें भी जो महिलाओं की हालत है, वो और ज़्यादा दयनीय है। Absolute conditions of the majority of these marginalized sections have worsened with the development happening over the years. There is yet another interrelated aspect of development that has direct bearings on the deteriorating human conditions. अब देखिए इन जो हमने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि SC ST जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, पुअर फार्मर्स, उनकी हालत तो ख़राब है ही, लेकिन उनको जो अवेलेबल जो उनको जो फैसिलिटीज़ है, उन फैसिलिटीज़ की भी हालत बहुत अच्छी नहीं देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, जैसे इट पर्टेन्स टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन लीडिंग टू इकोलॉजिकल क्राइसिस। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का मतलब क्या कि वो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के यूज़ करने के कारण जो जहाँ पे ज़्यादा डेवलप हुआ है, तो वहाँ पे कई अलग अलग प्रकार के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, इकोलॉजिकल क्राइसिस, एयर का प्योरिटी का ख़राब होना, वाटर की क्वालिटी का डिग्रेड होना, सॉइल इरोजन का होना, और भी कई अलग अलग प्रकार के इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखे जा रहे हैं। Air, soil, water and noise pollutions have not only led to tragedy of commons, but these have also threatened the existence of our society. Consequently, the poor are being subjected to three interrelated process of declining capability. अब देखिए यहाँ पे पुअर को यहाँ पे क्या किया गया, कैटेगराइज किया कि जो गरीब लोग हैं उनको तीन प्रकार के इंटर रिलेटेड कैपेबिलिटीज या क्षमताओं में वहाँ पे क्या आ रही है, उनकी कमी आ रही है, वहाँ पे गिरावट आ रही है। और अगर तीन इंटर रिलेटेड कैपेबिलिटीज़ की अगर क्वालिटी गिर रही है तो उसका ओवरऑल असर उस पूरे ह्यूमन के बॉडी पे दिखाया जाता है। कौन कौन से तीन हैं? सबसे पहला है सोशल कैपेबिलिटीज़, सेकेंड वन इज एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज़ एंड द थर्ड वन इज पर्सनल कैपेबिलिटीज़। तो सोशल कैपेबिलिटीज़ का मतलब क्या? सोशल कैपेबिलिटीज़ का है कि ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एंड वीकनिंग सोशल टाइज, सोशल कैपिटल। देखिए अगर हमने एक चैप्टर किया था माइग्रेशन का, अगर आपको याद होगा तो माइग्रेशन में क्या बताया था, जो सबसे मेजर जो माइग्रेशन जो अर्बनाइजेशन को प्रमोट करता है उसका पैटर्न कौन सा था? रूरल से अर्बन। तो रूरल से अर्बन एरिया में अगर कोई भी मेल डोमिनेशन अगर मूव कर रहा है, अगर माइग्रेट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पज से, तो उस गाँव में, उस वाले एरिया में एक जो सोशल कैपिटल, एक जो ह्यूमन है, उसकी वहाँ पे कमी हो रही है। मैंने बताया भी था कि माइग्रेट करने के कारण सोर्स स्टेशन में और आप यहाँ पे डेस्टिनेशन वाले स्टेशन में क्या फ़र्क पड़ा है वहाँ पे, तो ये देख सकते हैं। एक यहाँ पे क्या है कि सोशल कैपेबिलिटीज़ का कम होना, सेकंड क्या है एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज़ का कम कैसे हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन और भी कई प्रकार के एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल लाइक एयर, वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी का खराब होना। एंड द थर्ड वन इज पर्सनल कैपेबिलिटीज ड्यू टू इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ डिजीज, accidents, epidemics. This in turn has adverse effect on their quality of life
एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए हमने 3 यहाँ पे इंटर रिलेटेड कैपेबिलिटीज़ की बात करी। कौन कौन से इंटर रिलेटेड कैपेबिलिटीज़ है जो पुअर लोगों के लाइफ से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। फर्स्ट वन इज सोशल कैपेबिलिटीज, सेकेंड वन इज एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज एंड थर्ड वन इज पर्सनल कैपेबिलिटीज। ये तीनों अलग अलग है, लेकिन इन तीनों का इकट्ठा असर या इन तीनों का एक साथ असर आप उस ह्यूमन पे देख सकते हो यहाँ पे। बेस्ड ऑन द अबव एक्सपीरियंसेस द प्रेजेंट डेवलपमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ सोशल इंजस्टिस, रीजनल इम्बैलेंसेस एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अभी तक जो डेवलपमेंट का, जिसको हम लोग यूरोसेंट्रिक या वेस्टर्न आइडिया बोलते हैं, उसमें सोशल डिस्पैरिटीज, उसमें रीजनल इम्बैलेंसेस, उसमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उसमें पुअर लोगों के डेवलपमेंट को डेवलपमेंट के सेंटर में कंसीडर नहीं किया जा रहा। और ये भी किसी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने का एक इफेक्टिव इंडिकेटर है, एक इफेक्टिव पैरामीटर है। हम इन इश्यूज़ को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज़ बीइंग वाइडली कंसीडर्ड एज द प्राइम कॉज ऑफ द सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव इंजस्टिसेस, है ना। इंजस्टिस का मतलब क्या होता है कि अगर अन्याय हो रहा है वहाँ पे, डेटोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल क्राइसिस एंड सोशल अनरेस्ट, वहाँ पे किसी प्रकार का सोशल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहा है। डज डेवलपमेंट क्रिएट, रीइंफोर्स और परपेचुएट दिस क्राइसिस? Thus, it was thought to take up human development as a separate issue against the prevalent Western views of development, which considers development as the remedy to all the ills, including human development, regional disparities and environmental crisis. यहाँ पे कौन सी बातें बताई जा रही है? अभी हमने ऊपर में जिन चीज़ों को डिस्कस किया, कैपेबिलिटीज़ में हमने डिस्कस किया सोशल कैपेबिलिटीज़, पर्सनल कैपेबिलिटीज़, एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज़। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो एक वेस्टर्न मॉडल है उसमें इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। इसलिए अब इस बात पे जोर उठने लगा लेट 80s में, अर्ली 90s में। अमर्त्य सेन और महबूबुल हक को इनका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि ह्यूमन को हम डेवलपमेंट के सेंटर में रखें। उसके आसपास में जो भी प्रॉब्लम्स, अलग अलग प्रकार के सोशल प्रॉब्लम है, कल्चरल प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और भी कई अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स में से जो ह्यूमन जो सफ़र कर रहा है ना, उनके उन प्रॉब्लम्स को, उनके उन प्रॉब्लम्स पे हमें फोकस करना है। और जब तक उन प्रॉब्लम्स को हम शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, या जब तक उन प्रॉब्लम को ख़त्म करके उस ह्यूमन का प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक यहाँ पे डेवलपमेंट के कोई भी मायने नहीं है। और यहाँ पे एक बात और क्या बताई जा रही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को एक अलग पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा, और उसके लिए हमें अलग से सेपरेट इश्यू बनाना पड़ेगा, ताकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट के जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमने डिस्कस किया था 3 मेजर जो इंडिकेटर्स थे। कौन कौन से थे? हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो इन सब चीज़ों से जोड़कर भी अब ह्यूमन डेवलपमेंट को देखा जाना शुरू हुआ है। यहाँ पे आप इसके नीचे ह्यूमन डेवलपमेंट का एक डेफिनेशन देख सकते हैं, जो हमने पार्ट ए में ह्यूमन डेवलपमेंट के चैप्टर में ऑलरेडी किया था। जैसे वहाँ पे 2 चीज़ था, एक महबूबुल हक साहब सबसे ज़्यादा जोर किस पे देते हैं? एनलार्जिंग चॉइसेस पे देते हैं, और अमर्त्य सेन ने सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया? लिबर्टी पे दिया। और यहीं पे बताया गया कि जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीपल का चॉइस, क्योंकि वही पीपल का चॉइस ही उसके एजुकेशन, उसके हेल्थ केयर और उसके एक्सेस टू रिसोर्सेज को डिसाइड करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर की तरह काम कर सकता है। आप इस ह्यूमन डेवलपमेंट के इसको आप दोबारा देखेंगे, और ये एग्जाम में आने लायक एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी है यहाँ पे। चलिए अगले स्लाइड्स में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन सब चीज़ों के आधार पे, अगर हम एक बार प्रीवियस स्लाइड पे एक चीज़ हम लोग यहाँ पे कोरिलेट कर लेते हैं कि यहाँ पे ये बताया गया है कि इसके आधार पे हमने बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP 1990 से निकाल रही है ना। और सबसे पहली बार महबूबुल हक ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रखा, और UNDP जो UN की एक संस्था है, वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट नामक शीर्षक से वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पे अलग अलग कंट्रीज़ का वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज पर देयर रैंक क्या करती है? वो पब्लिश करती है यहाँ पे। और उस जो रैंक है उसमें कंट्रीज़ के जो भी 3 मेजर जो इंडिकेटर्स थे, जो हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज, उसमें जो भी वैल्यू है 0.33 करके 0 to 1 के बीच, उस वैल्यू के आधार पे उनके रैंक को वहाँ पे क्या किया जाता है? निकाला जाता है। और उसी में आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, अर्थात किसी कंट्री में डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है,
एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। एम्पावरमेंट ऑफ पीपल का मतलब है कि लोग कितने एम्पावर्ड है, लोगों के पास डिसीजन लेने की क्षमता है कि नहीं, उनका डिसीजन मेकिंग कितना स्ट्रांग है, वो लाइफ में कितने लिबरल है, उनके पास लाइफ में डिसीजंस को लेने के लिए चॉइसेस हैं या नहीं है, ये सारी बातें याद रखिएगा। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल आर सीन एज द मिनिमम कंडीशंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात लिखी जा रही है, जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। मोर ओवर इट ऑल्सो मैंशंस दैट डेवलपमेंट मस्ट बी वुमन अराउंड पीपल, नॉट द पीपल अराउंड डेवलपमेंट। ये बहुत बड़ी बात है कि डेवलपमेंट को पीपल के अराउंड होना चाहिए, ना कि पीपल्स डेवलपमेंट के अराउंड होगा। तो यहाँ पे कौन सी बातें रखी जा रही है कि डेवलपमेंट यहाँ पे सेंटर में है, डेवलपमेंट मस्ट बी विमेन अराउंड पीपल। यहाँ पे क्या है कि पीपल को यहाँ पे सेंटर में रखा गया और उसके चारों ओर क्या है, डेवलपमेंट। लेकिन पहले क्या था, पहले यहाँ पे डेवलपमेंट उसके चारों ओर पीपल है। तो इस कहने का मतलब क्या कि अब जो सेंटर में सबसे ज़्यादा जो सेंट्रिक पोजीशन में अब ह्यूमन आ गया है और डेवलपमेंट उस ह्यूमन के लिए। लेकिन पहले क्या था, ह्यूमन उस डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अब क्या, डेवलपमेंट उस ह्यूमन के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट की इंडिया में हालत क्या है और कैसे अलग अलग स्टेट्स का वहाँ पर रैंक देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस डेटा को देखें तो इसमें 2016 का ये टेबल दिया गया है यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक 131 है एंड द वैल्यू 0.624। अगर 2018 की डेटा को आप देखें तो इंडिया का रैंक 130 है और जो वैल्यू है वो 0.64। इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो SDI रैंक है वो थोड़ी इंप्रूव हो रही है। और इंडिया जो मैंने 4 कैटेगरी किया था, आपको याद होगा, वेरी हाई, मीडियम और लो, उसमें इंडिया मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। चलिए एज पर दिस रिपोर्ट आगे देखें। लो स्कोर्स इन द SDI इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। क्यों यहाँ पे सीरियस कंसर्न है, क्योंकि लो रैंक का। अब देखिए इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी याद रखना है कि जो हमारा नेबर है श्रीलंका, उसकी रैंक हमसे बहुत अच्छी है और वो हाई कैटेगरी में है वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रैंक उसकी 73rd है, तो हमसे बहुत अच्छा रैंक, हमसे लगभग 50-60 रैंक आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि लो स्कोर क्यों एक मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न है। लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू द हिस्टोरिकल फैक्टर्स लाइक कोलोनाइजेशन, imperialism, neo-imperialism, socio-cultural factors like human rights violation, social discrimination on the basis of race, religion, gender, caste, social problems like crimes, terrorism and war, and political factors like nature of state, forms of the government, democracy or dictatorship। इन सब चीज़ों से किसी कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए या किसी कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक आइडियल या एक बेहतर सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, और उसी का आधार पे उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में या उस कंट्री के स्टेट्स का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग रैंक वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेवल ऑफ एम्पावरमेंट आर सम फैक्टर्स दैट आर वेरी क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया कि जैसे वर्ल्ड के लेवल पे UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और वो जो रिपोर्ट निकालती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है इंडिया के रेफरेंस में, क्या है देखिए, यूजिंग द इंडिकेटर सेलेक्टेड बाय द UNDP, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड के लेवल पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इश्यू कौन करती है, UNDP। लेकिन इंडिया के लेवल पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अगर इंडिया के लेवल पे या इंडिया के अलग, इंडिया के लेवल का मतलब क्या कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स का क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या और उसके अकॉर्डिंग उनका रैंक क्या, जैसे हेल्थ, एजुकेशन या एक्सेस टू रिसोर्सेज, इन सभी इंडिकेटर्स में अलग अलग स्टेट ने कैसा काम किया, या अलग अलग स्टेट में इन सभी इंडिकेटर्स के आधार पे क्या वहाँ पे हेल्थ, क्या एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज की स्थिति वहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो इंडिया के रेफरेंस में पे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे योजना आयोग आप कहते हैं, प्रिपेयर्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर इंडिया, है ना। और वहाँ पे वो स्टेट्स का और यूटी का दोनों का आधार पे सब्सिक्वेंटली ईच स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द स्टेट लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स यूजिंग डिस्ट्रिक्ट एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस, ऑल्दो द फाइनल SDI बाय द प्रिपेयर्ड बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे भी उन 3 इंडिकेटर्स को रखा गया है जो हमने पहले डिस्कस किए थे। कौन से, नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 एजुकेशन और नंबर 3 एक्सेस टू रिसोर्सेज। लेकिन यहाँ पे इन 3 इंडिकेटर्स के अलावा और भी अदर इंडिकेटर्स को प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग क्या करता है, कंसीडर करता है। कौन कौन से उसमें, जैसे इकोनॉमिक अटेनमेंट्स करेंगे, इकोनॉमिक अटेनमेंट्स,
सोशल एम्पावरमेंट्स, इकोनॉमिक अटेनमेंट का मतलब कि हमने इकोनॉमिक फील्ड में कितना अटेन किया है, क्या वहाँ पे इनकम की हालत है लोगों की, कैसे वहाँ पे पर कैपिटा इनकम है, कैसे वहाँ पे लोगों का कंडीशन उनकी इनकम से वहाँ पे जुड़ा हुआ आप देख सकते हैं। सोशल एम्पावरमेंट का वहाँ पे लोगों कितने सोशली एम्पावर्ड हैं, सोसाइटी में लोगों के पास डिसीजन मेकिंग पावर या डिसीजन मेकिंग क्षमता वहाँ पे है या नहीं है। सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स है उसका फ़ायदा सभी लोगों को मिला नहीं मिला, करेंगे इन सभी इंडिकेटर्स को डिटेल में आने वाले वीडियोस में। एक्सेसिबिलिटी, हाइजीन एंड वेरियस वेलफेयर मेजर्स अंडरटेकन बाय द स्टेट, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैव बीन डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग पेजेस। तो इस डिस्कशन के माध्यम से हमने यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को इंडिया के रेफरेंस में यहाँ पे समझा, और क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया में, क्या उसकी अलग अलग राज्यों की स्थिति है, यहाँ पे इंडिया का रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या है, और कैसे पहले यूरोसेंट्रिक मॉडल या वेस्टर्न मॉडल ह्यूमन डेवलपमेंट के फील्ड में पॉपुलर था, अब कैसे अलग अलग कंसर्न को भी ह्यूमन डेवलपमेंट से जोड़ के देखा जाने लगा है। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे की बात को कंटिन्यू रखेंगे।